स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में आज आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बंगाल सरकार कर रही है प्रहार, कैसे शुवेंदु सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। शुवेंदु सरकार ने बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक एक एक घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है। घुसपैठियों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी खबर है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुवेंदु सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए थे। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद ये सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो जगह जगह पर होल्डिंग सेंटर बना दिए गए हैं। शुवेंदु सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और जो भी लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश से बंगाल में आए हैं उनको अब डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। बड़ी खबर यह कि मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। शुवेंदु सरकार ने बंगाल के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए हैं। इन होल्डिंग सेंटर में पकड़े जा रहे अवैध घुसपैठियों को कुछ समय के लिए रखा जा रहा है। मालदा में 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। तो वहीं मुर्शिदाबाद के लालगोला होल्डिंग सेंटर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। तो सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की बात नहीं की जा रही है, घुसपैठियों की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद की खबर तो मैं आपको बता ही रही हूं। मालदा में 9 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। तो मुर्शिदाबाद में भी 3 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और अब इन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद और मालदा में खास नजर रखी जा रही है। मालदा में जिन 9 घुसपैठियों को डिटेन किया गया है उन्हें गाजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ से पकड़ा गया है। इनमें से 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं। घुसपैठियों के लिए मालदा के इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी इलाके में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे घुसपैठियों की निगरानी की जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में अलग अलग शिफ्ट में 12 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस, 3 सिविक पुलिस और 1 कुक को भी यहां पर रखा गया है। पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुवेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे, वैसा नहीं है सरकार, लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि ममता राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी आसानी से भारत में घुस आया करते थे, कोलकाता समेत देश के कोने कोने में फैल जाया करते थे। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है। शुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुवेंदु ने बॉर्डर पर कंटीला तार यानी फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन दी। इसके बाद बंगाल में सीएए लागू करने का ऐलान किया। बॉर्डर से सटे जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया जा सके। और अब घुसपैठियों को रखने के लिए जगह जगह होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो अब डिटेक्ट करके इन्हें कैसे डिपोर्ट करना है
ये सरकार ने शुरू कर दिया है। All these 15 years, there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs and from BJP. Our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed, because they don't acknowledge that, infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now, within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed, where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported, they will be held there. अब देखिए, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत बड़ी साफ है, और सिर्फ मंशा और नीयत नहीं, अब तो सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। ओंकार, मालदा और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें तो हमने देखी, और कितने ऐसे जिले हैं जहां सख्ती के साथ इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, पिछले सप्ताह ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हर एक जिले में होल्डिंग शेल्टर बनाया जाए, जिस शेल्टर में जो बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्याओं को अरेस्ट किया जाएगा उन्हें उसी जगह पर रखे जाएंगे। इसी तहत जैसे कि देखा गया है, मुस्लिम बाहुल जो इलाका है, जो जिले है, यानी कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दोनों जिले में ऑलरेडी ये होल्डिंग शेल्टर बनाया गया है। और जैसे कि देखा गया है कि मालदा में 3 लोगों को, 3 अवैध तरीके से भारत में आए 3 लोगों को इस वक्त उस जगह पे रखा गया है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में भी रखा गया है। तो और इसके अलावा जो विजुअल्स सुबह से आज नजर में आ रहा है, यह है नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में। इस जगह पे कल दोपहर के बाद से लगभग 70 से 100 लोग जो अवैध तरीके से भारत में काम के तलाश में पहुंचे हुए थे, वो वापस जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर थाने के इस चेक पोस्ट में लगभग 70 से 100 लोग जो है वो बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले, वो वापस बांग्लादेश जा पाए। क्योंकि पिछले अक्टूबर में जैसे कि देखा गया था, जब से एसआईआर का घोषणा हुआ था, तब इस जगह से, इसी चेक पोस्ट से लगभग 3800 बांग्लादेशी जो वापस बांग्लादेश चले गए थे। और उसके बाद नया सरकार बनने के बाद सख्त कदम उठाया गया है। और जैसे कि देखा जा रहा है, जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और भारत में पिछले 1 से 1.5 साल तक, ठीक है ओंकार, यानी ये कहा जा सकता है कि नई सरकार के निशाने पर घुसपैठिए हैं और जल्द से जल्द बंगाल को घुसपैठिए मुक्त किया जाए, कोशिश शुभेंदु सरकार कर रही है। बहुत बने रहिए आप ओंकार हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद एक तरफ घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं पर भी शिकंजा कस रहा है। लगातार छापेमारी की जा रही है। कल ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर पर रेड हुई। अब नॉर्थ 24 परगना जिले में टीएमसी नेता के घर छापेमारी की गई है। बदुरिया म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन और तृणमूल नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर, पार्टी ऑफिस और पास के कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता के घर पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। पुलिस दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल कोलकाता पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर भी पहुंची थी। अभिषेक बैनर्जी के घर से एलईडी और डीवीआर जब्त किया गया। कहा जा रहा है कि कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस के बाद हुई है। दरअसल 24 ऐसी प्रॉपर्टी हैं अभिषेक बैनर्जी की जो फिलहाल प्रशासन के निशाने पर हैं और इसी सिलसिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। वहीं नॉर्थ परगना में टीएमसी नेता के घर और ऑफिस के अलावा जिस कंप्यूटर सेंटर पर रेड की गई, वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ताला तोड़कर जब अंदर पहुंची और छापेमारी की तो पुलिस को लगभग 80 लाख रुपए कैश मिला, जिसका हिसाब दीपांकर भट्टाचार्य के पास नहीं था। कैश के अलावा पुलिस ने मौके से सरकारी राहत सामग्री भी बरामद
बरामद की है। तो पश्चिम बंगाल में इससे पहले की सरकारों में क्या चला करता था, वो नॉर्थ 24 परगना से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ओंकार, दीपांकर भट्टाचार्य की बात मैं पहले आपसे कर लूं। 80 लाख रुपए कैश इनके घर से बरामद होता है। वो सामग्री जो लोगों में बांटी जानी थी वो इनके पास से बरामद होती है। समझ में आता है कि क्या मॉडल रहा है टीएमसी सरकार का पश्चिम बंगाल में। आगे क्या कार्रवाई संभव? देखिए, पश्चिम बंगाल में नया सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको लगातार अपने हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। ऐसे ही कल देर रात को दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि बादुड़िया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं और तृणमूल नेता भी है, उनके घर, उनके पार्टी ऑफिस और उनके जो पास वाला कंप्यूटर सेंटर है जिसका चाबी उन्हीं के पास रहता था, इन 3 जगहों पर लगातार छापेमारी किया गया बादुड़िया पुलिस स्टेशन द्वारा। और इन छापेमारी में काफी सारे राहत सामग्री जो कि लोगों के बीच बांटना था, वो राहत सामग्री जैसे बरामद किए गए। एक ही साथ उनके घर और उनके पार्टी ऑफिस से लगभग 80 लाख रुपए नगद मिले, कैश मिले, जिनके हिसाब दीपांकर भट्टाचार्य के पास नहीं था। रात भर इस 3 मशीनों के जरिए पूरे पैसा गिना गया और पैसा गिनने के बाद लगभग 80 लाख के आसपास ये अमाउंट जाके रुका। और दीपांकर भट्टाचार्य के पास उनके पास इस पैसे का हिसाब भी नहीं है कि ये 80 लाख रुपए कैश उनके घर पर कैसे आया, किस तरीके से आया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के लिए ये किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। बेशक ये टीएमसी का है, लेकिन फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें तो बता रही हैं कि 80 लाख रुपए कैश है और आप कैश का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो जानकारी तो हासिल करेगी पुलिस कि आखिरकार ये पैसे आपके पास कहां से आए। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बकरीद से पहले मलिहाबाद के किले को लेकर बढ़ते बवाल की। विवाद बढ़ने के बाद मलिहाबाद के कंस मंडी में बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया है। पासी समाज जिसे किले को मंदिर बता रही है, मुस्लिम समाज उसे मस्जिद कह रहा है। इस बीच प्रशासन ने विवादित किले को लेकर बड़ा फैसला किया है। मलिहाबाद के किले में बकरीद की नमाज नहीं होगी। उधर हिंदू समाज किले में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर अड़ा हुआ है। उधर लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज होने से पासी समाज में काफी नाराजगी है। पासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है। समाज का कहना है कि अगर वहां लगातार नमाज पढ़ी गई तो वो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पिछले जुमे की नमाज के दौरान यहां काफी तनाव था। मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया था। विवाद के बाद इस किले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ा फैसला मलिहाबाद प्रशासन ने लिया है कि यहां बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मलिहाबाद के इस किले नुमे ढांचे को लेकर पासी समाज का दावा है कि यह स्थल महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर था। पासी समाज का कहना है कि किला 11वीं शताब्दी के प्रतापी नागवंशी राजा कंस का किला है। किले में नाग, फूल और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा और वास्तुकला का उदाहरण है। वहीं मुस्लिम समुदाय से कब्रिस्तान और मजार बता रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसे राजा कंस ने नहीं, अवध के नवाबों ने बनवाया था और यहां पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक नया मामला विवादों के घेरे में है। अब प्रशासन का यह फैसला लेना कि बकरीद पर यहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्यों यह फैसला लेना पड़ा और मुस्लिम पक्ष का अब क्या कहना है? प्राची, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से अगर पिछले जुमे की अगर बात कर लिया जाए तो मुस्लिम समाज के लोग जब वहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो भारी संख्या में जो पासी समाज के लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद पुलिस को जबरदस्त तरीके से वहां पर पीएससी डिप्लॉयमेंट करना पड़ा था, लोकल पुलिस को वहां पर लगाना पड़ा था और पूरे इलाके को फोर्स में तब्दील करना पड़ा था। यही वजह है कि मौके पर किसी भी तरीके का विवाद ना होने पाए, क्योंकि आज बड़ा मंगल है। जेठ के बड़े मंगल में लखनऊ में बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साह मनाया जाता है। बजरंग बली की पूजा अर्चना होती है, जगह जगह भंडारे होते हैं। तो आज के दिन वहां पे हिंदू संगठनों ने बजरंग बली की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ का आवाहन कर रखा है, जिसको कि प्रशासन ने मना कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए। और यही वजह है कि आने वाली बकरीद को देखते हुए प्रशासन ने जो मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है वो यही कहा है कि जब तक इस पूरे मामले का जो विवाद है वो थम नहीं जाता है, तब तक दोनों ही पक्ष ना ही कोई हनुमान चालीसा पढ़े ना ही कोई नमाज पढ़े। तो ऐसे में तय किया गया है कि बकरीद के दिन
जन ज्यादा पक्ष लोग जुड़ते हैं, एक जहां पे ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, तो अगर ज्यादा लोग मौके पर पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो अनुरोध किया था मुस्लिम समाज के लोगों से, फिलहाल ये माना जा रहा है कि उस अनुरोध को मान लिया गया है और ये तय हुआ है प्रशासन और लोकल लोगों के बीच में कि बकरीद की नमाज भी उक्त जो कंट्रोवर्शियल जगह है कम से कम वहां ना पढ़ी जाए, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ उस समय का और कम से कम त्योहार वाले दिन शांति बनी रहे, इसलिए अपील दोनों पक्षों से की जा रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कर्नाटक की सियासी हलचल की। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है, जिसमें तय होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ही रहेंगे या फिर डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस आला कमान के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बैठक हो रही है। दोनों के साथ ही कर्नाटक के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि सिद्धरमैया ही अगले 2 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे या उनकी जगह शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। डीके शिव कुमार लंबे समय से सीएम बनने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल भी लटका हुआ है। आज की बैठक में कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है और सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि सिद्धरमैया ही अगले 2 साल तक मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे या डीके शिव कुमार से जो प्रॉमिस किया गया था चुनावों के बाद, वो प्रॉमिस कांग्रेस पूरा करेगी, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग को लेकर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बड़ा बयान दिया। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। आज की बैठक में 2 साल बाद चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे बीजेपी को हराना है, इस पर चर्चा हो रही है। बड़ी बैठक दिल्ली में आज कांग्रेस की, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया आला कमान ने, क्या चर्चा होने वाली है? आला कमान में वेणुगोपाल जी ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया है। चर्चा होने वाला है 2 साल के बाद हम चुनाव में जा रहा है। कल 2 दिन पहले जो बीजेपी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेंगलुरु आके एसआईआर के तहत कैसा कांग्रेस को हराना है वो रणनीति बना के आया है। उस रणनीति को हम लोग फ्लॉप करने के लिए और कांग्रेस को कैसा जिताना है करने के लिए चर्चा करने के लिए आला कमान ने सिद्धरमैया जी को बुलाया है। 2 साल बाद सिद्धरमैया जी की लीडरशिप में ही चुनाव में जाएंगे या किसकी लीडरशिप में चुनाव में जाएं, ये फैसला आज हो जाएगा? अभी 5 साल के लिए सिद्धरमैया जी को चुनाया गया है। उसके बारे में चर्चा करना है तो सीएलपी और आला कमान चर्चा करेगा। बाकी सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में टीआरपी बचाने के लिए कर रहा है। जो मीडिया में चल रहा है उसी से पूछने से उसको जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री यानी आप कह रहे हैं कि सिद्धरमैया साहब बने रहेंगे, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इस पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, इतना बड़ा बड़ा बयान मैं दे नहीं सकता हूँ। जो भी बयान देगा खड़गे साहब देंगे, राहुल जी देंगे, वेणुगोपाल जी देंगे। तो सर क्या कहा जा रहा है, चेंज ऑफ गार्ड के लिए आज बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी, डीके शिव कुमार बनेंगे? कहा क्या जा रहा है, कौन बोल रहा है उससे पूछ लीजिए ना। कांग्रेस का हाईकमांड ने कहीं नहीं बोला है, ना कोई कांग्रेस का नेता बोला है। जो भी बोला है, अगर कोई आदमी बोला है तो उसी के पास रहेगा जो इसके जवाब। आपकी बातों से तो लग रहा है कोई चेंज ऑफ गार्ड नहीं हो रहा है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मगर टीवी में मैंने बोल दिया है, टीवी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, वो खबर नहीं होता है। कांग्रेस का हाईकमांड जो इंदिरा भवन में जो तय होता है वही खबर है। लीडरशिप चेंज पर आज कोई चर्चा नहीं होगी? तो बीजेपी के खिलाफ कैसा लड़ना है 2 साल के बाद, उसके बारे में चर्चा होगा। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। टी राघवन बेंगलुरु से हैं और विजय लक्ष्मी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। अब विजय लक्ष्मी, बेशक कांग्रेस के नेता ये कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब डीके शिव कुमार से बातचीत की जा रही है, जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर प्रश्न किया जा रहा है, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ बता रही है कि मसला क्या है, उनकी इच्छा क्या है। फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रही है इस बैठक से रिलेटेड? देखिए, मीटिंग प्राची इस समय चल रही है इंदिरा भवन में 5वें फ्लोर पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का कमरा है कांग्रेस अध्यक्ष का, और वहां पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी और बाकी कर्नाटक के दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस बैठक में जो है, इनके साथ रायशुमारी जो है वो चल रही है। अब कांग्रेस आला कमान आज हमें ये सूत्र साफ कर रहे हैं कि क्लैरिटी जो है
और आगे की राजनीति के लिए कर्नाटक की, वो आज एक क्लैरिटी जो है आज यहाँ से आ जाएगी कि कांग्रेस आलाकमान के मन में क्या है। क्योंकि जब तब डीके शिव कुमार दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई 2.5 साल बाद उन्हें प्रॉमिस किया गया था, और ऐसे करते करते 2.5 साल का वक्त निकल गया और पिछले 6 महीने में तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। बहुत बार दोनों ही खेमों के नेता शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। तो आज की इस बैठक में आप ये तो जरूर मान करके चलिए कि क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि कांग्रेस लीडरशिप क्या करना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड यही बोल रहे हैं, एक रूटीन मीटिंग है, इसमें ऐसा कुछ सनसनीखेज नहीं होने वाला है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी से भी थोड़ी देर पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कोई सनसनीखेज नहीं होना है, हम अपनी गारंटीज का रिव्यू कर रहे हैं, ये एक रूटीन मीटिंग है और ये स्पेकुलेशन जो है ऐसा कुछ सनसनीखेज इस मीटिंग में नहीं होने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन बोला जाता है वो डेफिनेटली नहीं होता है। अब एकाएक बैठक हो रही है, विधायक अगर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में और राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो रही है तो इसके मायने ना निकाले जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। अब राघवन, अगर हम दोनों ही नेताओं के बारे में बात कर लें, हम अगर सिद्धारमैया के बारे में बात कर लें तो दलित समाज से आते हैं, हम अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो वो कलेगा समाज से आते हैं। इन दोनों की ही लॉबी कितनी मजबूत है कर्नाटक में, और ये फैसला कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? जी देखिए, 2 बातें हैं प्राची। उससे पहले अभी जो वहां पर मीटिंग हो रही है वो संयुक्त मीटिंग हो रही है, ऐसा सीएम के कैंप के लोग हमें बता रहे हैं। और ये चर्चा की जा रही है कि राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें खाली हो रही है, उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा। फिर एमएलसीज का जो इलेक्शन ड्यू है उसका तो बाकायदा एक लिस्ट भी जो है सीएम ग्रुप में हमें फॉरवर्ड किया गया। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत कुछ नॉर्मल प्रक्रिया के तहत दोनों नेताओं को बुलाया गया है ताकि आगे की जो भी चुनाव है उसकी तैयारी की जा सके। लेकिन इसके बाद की जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो उस पर जो है सबकी नजरें हैं, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इसके बाद की जो मीटिंग होगी उसमें इंडिविजुअली राहुल गांधी जो हैं वो अलग अलग बिठाकर सिद्धरामैया से और डीके शिव कुमार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यहां पर अगर हम दोनों नेताओं के स्टेचर की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिद्धरामैया हैं वो ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा कहा जाता है। और हमने ये देखा भी है कर्नाटक में कि हर एक विधानसभा सीट पर 224 विधानसभा की सीटें हैं, कम से कम 15 से 20 हजार वोट जो है वो सिद्धरामैया के नाम पर पड़ते हैं। और यही वजह है कि जो वादा किया गया था, जो सो कॉल्ड प्रॉमिस की बात डीके शिव कुमार बार बार पिछले 6 महीने से तो बहुत लगातार कर रहे हैं, उस पर जो है उस वादे को पूरा करने में क्यों जो है आनाकानी हो रही है, या फिर क्यों जो है हाईकमांड जो है उस पर तुरंत फैसला नहीं ले पा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह है। दूसरी उनकी जाति, वो ओबीसी है, कुर्बा समुदाय से आते हैं, 8 से 9% की यहाँ पर उसकी जो है बिल्कुल ठीक है राघवन। और इस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर फैसला करेंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी डीके शिव कुमार से किया हुआ वादा निभाते हैं, सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री रहने देते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में सीबीआई के एक्शन की। सीबीआई की टीम भोपाल में आरोपी समर्थ सिंह के घर पहुंच गई है। सीबीआई की टीम ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर सकती है। पति समर्थ सिंह की रिमांड का 4था दिन है, उससे भी पूछताछ हो सकती है। कल सीबीआई ने केस भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया है और अलग से एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ट्विशा के लिए लड़ाई चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसकी जांच पर सबको भरोसा करना चाहिए। इसके बाद कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। कल रात को समर्थ सिंह को लेकर पुलिस उनके घर गई और सीन का रिक्रिएशन भी करवाया गया है। और अब संभव यह है कि समर्थ सिंह से जल्दी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। तमाम सवालों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी, जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ट्विशा शर्मा की जान किन हालातों में गई है। ट्विशा के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ट्विशा की जान चली गई और इसमें पति और सास की क्या कोई भूमिका हो सकती है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनुराग, आज की हलचल बताइए। अब जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है केस, तो आज क्या कुछ संभव है? देखिए, हलचल सबसे बड़ी यही है कि इस वक्त गिरिबाला और समर्थ के घर पर सीबीआई की जो टीम पहुंची है जांच करने के पश्चात, ये आपको मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे। जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लंबी पूछताछ चली है और जिन मेजर पॉइंट्स पर चर्चा होनी थी उन सभी पर चर्चा हुई है। हम कोशिश भी कर लेते हैं। सर बातचीत हो गई सर?
अभी हालांकि जब इंडिया टीवी की टीम ने पूछा था तब उन्होंने बताया साफ तौर पर कि गिरिबाला सिंह से जो है वो पूछताछ का पहला दौर चला। अभी भी 2 महिला अधिकारी जो हैं वो इस घर के अंदर हैं और यहां से लेकर मैं आपको बताऊं क्राइम सीन को जानने की कोशिश की। मैं आपको गिरिबाला सिंह के घर का वो हिस्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर 12 तारीख की रात को अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जिम एरिया है। इसी जिम एरिया में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो जिम्नास्टिक का जो रस्सी थी उससे बाय हैंगिंग डेथ हुई है। तो अब सीबीआई के सामने बड़े सवालों में से एक सवाल इस घटनाक्रम का, इस जांच स्थल का सीन रिक्रिएशन भी था, इसलिए वो यहां पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि दरअसल किस तरीके से जो है यहां से उतारा गया, किस तरीके से जो सीपीआर दिया गया और मेजर जिन मुद्दों पर गिरिबाला सिंह से यहां पर जांच के जो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं कल एफआईआर दर्ज कराने के बाद और यहां आने के बाद कि जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कब हुए, क्यों हुए, क्योंकि एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि गिरिबाला ने शादी के वक्त भी दहेज के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। तो वो 2 लाख रुपए का मोड ऑफ ट्रांसफर क्या था, पेमेंट का क्या मोड था, उसकी जांच करना। इसके अलावा 10:20 पर एफआईआर दर्ज हुई है मृत्यु की, लेकिन 9:41 पे ट्विशा के घर वालों का कहना है कि जब कॉल किया गया था तो मारपीट की जो चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो सीडीआर उस वक्त का जांच करना। और सबसे बड़ा सवाल 10:20 पर मृत्यु होती है। बिल्कुल, ये तमाम अनसुलझी पहेली हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाशेगी और पता लगाएगी कि ट्विशा शर्मा की मौत आखिरकार कैसे हुई। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। नरेंद्र मोदी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल चुके हैं और ट्रंप ने बाकायदा फोन करके रूबियो से कहा है कि मोदी को बता देना कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। रूबियो ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के हां में हां मिलाया है। इसके बाद पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। ऊपर से ट्रंप ने अभी पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देशों से कहा है कि अगर ईरान डील में शामिल होना है तो सबको अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सहित सारे मुस्लिम देशों को इजरायल को मान्यता देनी होगी। इसके डर से मुनीर और शहबाज आज अमेरिका को धोखा देकर चीन की गोद में दोबारा जा बैठे। शरीफ ने तो चीन पाकिस्तान के रिश्तों को 2 आयरन ब्रदर्स का रिश्ता करार दे दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी के साथ दोस्ती निभाओ, मुनीर से छुटकारा पाओ। क्या ट्रंप को इसका एहसास हो गया है? क्या ट्रंप ने मोदी को चुन लिया है, भारत को चुन लिया है, मुनीर और पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह दिया है? आई लव यू इंडिया, आई लव द प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज ग्रेट, मोदी मेरे दोस्त हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। सवाल है, ट्रंप अचानक इतना आई लव मोदी, मोदी इज ग्रेट क्यों कहने लगे हैं? Good evening. All right, before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. It's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi and let him know I'm a big fan. जियोपॉलिटिकल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप न सिर्फ पब्लिकली मोदी को ग्रेट कह रहे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है? क्या इसकी एक वजह यह है कि दुनिया में ट्रंप की डिमांड घट रही है, मोदी की डिमांड बढ़ रही है? 24 ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी 70% की रेटिंग के साथ लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। ट्रंप 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें पायदान पर खिसक गए हैं।
अमेरिका में ट्रंप की लेटेस्ट डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग 33% पर खिसक गई है, जबकि भारत में मोदी की डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग इस वक्त भी 68 से 70% के बीच है। और क्या अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि मोदी को किसी भी फ्रंट पर झुकाना, दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भारत आना, नरेंद्र मोदी से मिलना, भारत के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करना, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड को बूस्ट करना और खुद ट्रंप का अमेरिकी राजदूत सार्गियो गोर के फोन पर कॉल करके नरेंद्र मोदी को ग्रेट कहना, खुद को मोदी का फैन कहना, ये कोई संयोग नहीं है, ये ट्रंप का डैमेज कंट्रोल है। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया ही इसलिए है ताकि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सके। वो रिलेशनशिप जिसे डैमेज करने का काम खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। अब अमेरिका खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के कैंप में चला गया। ट्रंप शहबाज और मुनीर की शान में कसीदे पढ़ने लगे। मोदी ने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। मार्को रूबियो का विमान जब दिल्ली पहुंचा तो एमईए के लो रैंक के ऑफिशियल्स ने रूबियो का वेलकम किया। भारत के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर रूबियो को रिसीव करने नहीं पहुंचे। यानी कूटनीतिक फ्रंट पर रूबियो को लो प्रोफाइल वेलकम देकर भारत ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया कि हम बराबरी पर बात करेंगे, खास तवज्जो या रेड कारपेट नहीं। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इससे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फर्क है। शहबाज और मुनीर ट्रंप के पैरों में जाकर लेट जाते हैं। अप्रैल में इस्लामाबाद टॉक के लिए जब अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था तो उस डेलीगेशन को रिसीव करने वाला पाकिस्तान का कोई जूनियर लेवल ऑफिसर नहीं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, मोहसिन मलिक, डिप्टी पीएम इशाक डार, ये सारे के सारे एयरपोर्ट पर सलामी ठोकने के लिए खड़े दिखाई दिए थे। बाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति को देखकर तो शहबाज शरीफ ऐसे उछल रहा था जैसे उसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान तब भी अमेरिका की चापलूसी कर रहा था और आज भी ट्रंप की ही जी हजूरी में लगा हुआ है। और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो अमेरिका को सीधे सीधे मैसेजिंग दे रहा है कि बात होगी तो आंख में आंख मिलाकर बात होगी। युद्धकाल में हिंदुस्तान न अपने हितों से पीछे हटेगा, ना ही कोई समझौता करेगा। और मोदी के इस टफ स्टांस का असर दिखने लगा है। 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने मुनीर और शहबाज से भी पल्ला झाड़ लिया है। मोदी को ग्रेट मैन बताकर, खुद को मोदी का फैन बताकर ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत की हां में हां मिलाया है, मुनीर को आईना दिखाया है। बस कुछ घंटे पहले की बात है, शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर ट्रंप को बधाई भेज रहा था और लगे हाथों हमेशा की तरह भीख मांगने, चीन के चक्कर लगाने भी पहुंच चुका था। पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत वैसी बहुत पुरानी है, लेकिन शरीफ का मौजूदा चीन दौरा ट्रंप को रास नहीं आने वाला। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप चीन गए थे, लेकिन जिनपिंग और ट्रंप के बीच बात नहीं बनी, बल्कि एक तरह से दोनों के बीच बात ठन गई और अमेरिका की गोद से कूदकर चीन की गोद में बैठने वाले पाकिस्तान की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। ऊपर से ट्रंप ने फोन कॉल पर आई लव मोदी, मोदी इज ग्रेट, मोदी मेरे दोस्त हैं, मैं मोदी का सबसे बड़ा फैन हूं, ये कहकर अभी से पाकिस्तान में सबके दिल की धड़कन बढ़ा दी है। पाकिस्तानियों ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हाय तौबा मचने लगी है।